जय सिया राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज का जो सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों ने एसएससी सीएचटी 2025 का एग्जाम दे रखा है और जिनका नाम इस सीआरपीएफ वाली लिस्ट में आ चुका है, जो सीआरपीएफ ने के लिए जो चयनित हुए हैं 1700 कुछ जो अभ्यर्थी हैं, जिनका पीईटी पीएसटी होना प्रस्तावित है और कुछ समय बाद उसकी लिस्ट आएगी। तो उस संबंध में तमाम जो आपकी उलझने थी, जो परेशानियां थी कि मेडिकल प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगे सीआरपीएफ के रिलेटेड, खासकर क्योंकि ये पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी 350 प्लस वैकेंसी इसमें आई थी, अभी हैं। और बहुत सारे रूमर्स भी थे कि ये वैकेंसी वापस ली जाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद जो है ये वैकेंसी आपकी अभी चल रही है और इसके लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लगभग 1700 के आसपास हैं। तो उसी संबंध में आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे लोगों से चाहिए जो वाकई में इन चीजों को करीब से जिन्होंने देखा हो। तो आपकी इस रिक्वेस्ट पे ही हमने आज अपने इस सेशन में इनवाइट किया है बेहद ही खास मेहमान कृष्णकांत जी, जो ऑलरेडी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। करीब करीब 8 सालों का इनका अनुभव रहा है। ये वीआईपी में वीआईपी कमांडो भी रह चुके हैं, स्पेशल सिक्योरिटी में रह चुके हैं। तो तमाम चीजें जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे वो सब हम इनसे पूछेंगे, आपके बिहाफ पे पूछेंगे, और आप लोग भी जुड़े हैं इसमें, आप लोग भी पूछेंगे। तो जो भी छोटी से छोटी डाउट हो सीआरपीएफ रिलेटेड, आप वो डाउट इनसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है कृष्णकांत जी आपका इस सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसे हैं बहुत आप? बहुत धन्यवाद रोहित जी। बहुत शानदार हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी का फायदा पहुंचा पा रहा हूँ। और आपने एक क्वेश्चन पूछा था और उसी के बिहाफ पे मैं चाह रहा था कि इस तरह के कितने लोगों के क्वेश्चन होंगे, तो रोहन जी को मैंने बोला था कि जी। आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। तो मैं अब जी आपके सर, हवाले बढ़िया। करता हूँ इस सत्र को। और ये आप जो है आप इसकी शुरुआत करिए, आप बताइए सीआरपीएफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। फिर हम लोग लास्ट में जो कैंडिडेट जुड़े हैं उनके प्रश्न भी लेंगे। जी। जी, सर्वप्रथम जैसा कि परिचय रोहन जी ने मेरे बारे में दिया है, मैं एक्स सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ सीआईएसएफ में विशेष तौर पे। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं पीईटी वगैरह के, पीएसटी वगैरह के लिए। तो इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी, डीबी होगी, मेडिकल, रीमेडिकल, उसके बाद में मेरिट लिस्ट, फिर ट्रेनिंग, और ये प्रक्रिया चलेगी। तो विशेष तौर पर लोगों को सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी होगी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा कि ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग कितनी होगी, ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे, ट्रेनिंग कोई बहुत फिजिकली हार्ड तो नहीं होगी, किस तरह की। तो मैं बहुत छोटा रिकैप बता रहा हूँ आपको। अमूमन शायद 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है। एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ और होता है आपकी तरह, उसकी भर्ती बहुत पुरानी चल रही है, आपके आसपास लोग भी होंगे। सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल करके एक कैडर होता है जिसमें हवलदार की भर्ती होती है, स्टेनो की भर्ती होती है, एएसआई स्टेनो। उसी तरह का आपका कैडर है। आपका कैडर भले लिखा जरूर नहीं है मिनिस्ट्रियल, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत ही कैडर आता है। और ये पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है क्योंकि अभी सरकार में विशेष तौर पे जो एमएचए है, एमएचए के अंदर राजभाषा विभाग आता है, तो एमएचए ही ऑर्डर करता है अन्य जो संस्थान होते हैं उनको कि आपके यहाँ हिंदी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आपके यहाँ कितना अनुपालन हो रहा है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए कि इतनी बड़ी भर्ती आई है सीआरपीएफ में, और पहले का भी कैडर है पुराना। मैं कुछ सीआरपीएफ में कुछ लोगों को जानता हूँ जो असिस्टेंट कमांडेंट ओएल हैं, इंस्पेक्टर ओएल हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज करके। जी। तो बहुत शानदार स्कोप है इसमें, प्रमोशन के चांसेस भी बहुत शानदार हैं। ट्रेनिंग 3 महीने की विशेष तौर पर होगी, उसमें आपको ड्रिल और डिसिप्लिन सिखाएंगे। जो आप जिसको आप परेड वगैरह बोलते हैं ना, वो ड्रिल और डिसिप्लिन आपको सिखाएंगे।
वर्दी कैसे पहनी जाती है वो सिखाएंगे। और जो बेसिक हथियार होते हैं जैसे पिस्टल वगैरह हो गई, AK-47 हो गई, आपका SLR हो गया, .22 राइफल हो गई, और जो भी बेसिक चीजें होती हैं आपको वो उसमें सारी सिखाएंगे। क्योंकि CRPF एक आर्म फोर्सेस है, इसके कुछ एक्ट एंड रूल होते हैं। जैसे ही आप CRPF ज्वाइन करेंगे, आप उस एक्ट एंड रूल का जो ढांचा होता है उसमें आप बंध जाते हैं, आप एक इनरोल फोर्स मेंबर हो जाते हैं। मतलब आपने वर्दी जिस दिन पहन ली, आप आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन के पार्ट हो जाते हैं। तो एक्ट एंड रूल उसका होता है CRPF का कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, इंटरनल प्रोसीजर वगैरह तो सब पढ़ेंगे आप। साथ में आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी आपकी ट्रांसलेशन की। तो इस तरह से आपका कुछ ट्रेनिंग का एक मिक्सअप रहेगा। और बेहतर चीज मैं ये बताऊं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा कि CRPF क्यों ज्वाइन करें, सिविल नौकरी ज्वाइन कर लें। तो CRPF के ऐसा नहीं है, CRPF के कुछ कुछ फायदे भी हैं एज कम्पेयर टू सिविल जॉब। और आप लोग इतने मतलब भाग्यशाली हो कि आपका काम सिविल जैसा रहेगा, आपको वर्दी पहनने को मिलेगी, मतलब वर्दी पहनने को भी मिल रही है और वो जिम्मेदारी भी नहीं है जो एक कॉम्बैट सिपाही की होती है। तो इससे बढ़िया तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि फैमिली रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। 90% जो JTO का कैडर है वो 90% फैमिली रख सकता है। 90 नहीं, मैं 100% की बात कर रहा हूँ कि आप लोग फैमिली रख सकते हो। अगर आप शादीशुदा है या आपकी शादी हो जाएगी फ्यूचर में, जी। तो आप फैमिली रख सकते हो। आपकी जो पोस्टिंग है वो विशेष तौर पे ग्रुप सेंटर्स वगैरह में होगी, बटालियंस वगैरह में होगी, हेडक्वार्टर्स वगैरह में होंगी। और CRPF आपकी पोस्टिंग जंगलों में नहीं होगी, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप रहेंगे भी तो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे सारी सुविधाएं होती है। तो आप फैमिली रख सकते हैं, इसमें कोई। और दूसरी चीज, आपको कोई जान माल का खतरा नहीं है। आपको हो सकता है पूरी सर्विस में बहुत खराब दौर आ जाए, तब आपको आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़े, बाकी आपको गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, फायरिंग वगैरह आपकी होगी 100%। ईयरली फायरिंग होती है, वो होगी आपकी। ओके। मेडिकल फैसिलिटी एज कंपेयर टू सिविल जॉब, मेडिकल फैसिलिटी बहुत शानदार हो गई है अभी CRPF में। बहुत शानदार अभी हुई है कुछ दिनों पहले से। हम्म। मतलब अलग से हॉस्पिटल भी। और दूसरा अगर देखा जाए तो एक CAPF आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपका 1 रुपए से लेकर के इस मतलब 1 करोड़ तक का इलाज आप और आपके डिपेंडेंट का होगा। और बहुत शानदार हॉस्पिटल है, आपको लगेगा कि इस जैसी जो सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, वो किसी भी सेवा में नहीं है। इवन IAS तक को अवेलेबल नहीं होती। तीसरी चीज, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि छुट्टी जैसे नॉर्मल कॉम्बैट सोल्जर आता है 3 महीने की, उस हम्म। तरह की छुट्टी मिलेगी। उस तरह की छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपका संडे भी रहेगा। आप संडे को ऑफिस नहीं जाते हैं, सैटरडे को कभी कभी जा सकते हैं, कभी कभी नहीं जा सकते, लेकिन सैटरडे छुट्टी नहीं होती फाइनली। कभी छुट्टी हो सकती है, कभी छुट्टी नहीं हो सकती, लेकिन संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। तो आपकी जो EL है वो 30 बनेगी और CL है वो 8 बनेगी। अमूमन जो नॉर्मल कॉम्बैट सोल्जर होता है उसकी 60 EL होती है और 30 CL होती है। वो लगभग 3 महीने की छुट्टी पर रहता है। हम्म। कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अभी कैंटीन जो है ना बहुत शानदार हो गया है। और आर्मी के कंपैरिजन में लगभग कंपेयर है, बहुत से सामान आर्मी से भी सस्ते मिलते हैं CRPF की कैंटीन में। मतलब कैंटीन फैसिलिटी अच्छी खासी है, बढ़िया, और हर जगह है। और ऐसा नहीं है कि CRPF का आदमी है तो CRPF के ही कैंटीन इस्तेमाल कर सकता है, वो CISF, BSF, आसाम राइफल सबका इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ लोग दारू के शौकीन है तो दारू मिलती है। हम्म। ये भी एक बेनिफिट है। बहुत अच्छी अच्छी स्कॉच, बहुत अच्छी अच्छी विस्की बहुत रीजनेबल दाम पे मिल जाती है। चलिए, ये सवाल आपसे डायरेक्ट कोई पूछ और नहीं पाता फिलहाल, जैसे आपने आपकी, बता दिया। नहीं, मैंने आपको बता दिया।
हम्म। और नहीं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, खुल के पूछ सकते हैं, सब समझदार हैं, सब नौकरी में आने वाले जी। हैं। दूसरा चीज, रेजिमेंटल बहुत शानदार होते हैं। रेजिमेंटल आप कार्यक्रम देखोगे तो आपको, आप सिविल लाइफ में किसी भी नौकरी में पहुंच जाओ आप, आपको इस तरह के रेजिमेंटल कार्यक्रम अटेंड करने को नहीं मिलेंगे। जब आपकी शादी होगी, फैमिली होगी, परिवार वाले आएंगे, आप रेजिमेंटल कार्यक्रम में ले जाओगे, चीजें बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं। ऑफिसर में आप सबॉर्डिनेट ऑफिसर कहलाओगे, वहां जाओगे, दो हम्म। तीन तरह की कैटेगरी होती है विशेष तौर पे। एक होता है ओआर, एक होता है सबॉर्डिनेट ऑफिसर, एक होता है ऑफिसर। असिस्टेंट कमांडेंट एंड वो ऑफिसर होते हैं। एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, और उससे नीचे जो होते हैं वो अदर रैंक होते हैं। तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर का भी एक अलग कैडर है। उनका बहुत शानदार मैस होता है, उनकी बहुत शानदार पार्टी हॉल होते हैं, उनके बीवी बच्चों के लिए बहुत शानदार वेलफेयर सेंटर्स होते हैं। तो मैं नौकरी के अलावा ये फायदे आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको मतलब सीआरपीएफ में देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज, जिन लोगों को वर्दी प्यारी है और उस तरह का सेक्रीफाइस भी नहीं देना चाहते हैं कि भाई मैं जंगल में जाऊं लड़ूं, या फिर उस तरह की परेशानी नहीं लेना चाहते हैं, तो ये नौकरी बहुत शानदार है भाई। इस आपको वर्दी भी पहनने को मिलेगी और उस तरह का कोई सेक्रीफाइस भी नहीं है। तीसरा फायदा ये है कि आप लेवल 6 पे कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं सिविल जॉब में, और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, आप 2 स्टार लगाएंगे, तो विशेष तौर पे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो यही होता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट होती है वर्दी वाले की। तो इस मामले में आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको वर्दी पहनने को मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको पॉजिटिव बता दी। जी। तो हर पॉजिटिव के पीछे कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है, क्योंकि कुछ होना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो नेगेटिव चीजों पे अगर मैं बात करूं, तो आप बहुत लीगली माइंडेड हो जाते हो, बहुत लीगली माइंडेड। मतलब कि सीआरपीएफ का एक्ट एंड रूल से आप इतने बंध जाते हैं कि बहुत बार ये आएगा कि आप अपनी सोशल मीडिया पे पिक मत लगाइए वर्दी पे। बहुत बार ये आएगा कि आप पब्लिक मंच शेयर नहीं कर सकते। बहुत बार ये आएगा कि जैसे सिविल जॉब में यूनियंस वगैरह होती है, रेलवे वगैरह में उस तरह की यहाँ यूनियंस वगैरह कुछ नहीं होती। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, डिसिप्लिन्ड है। छुट्टियां आपकी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा छुट्टी मिले। ये भी समस्या है, क्योंकि ये पता तो चला हर जगह है। रेजिमेंटल कार्यक्रम आ गया। और हाँ हाँ, किसी भी रेजिमेंटल डिपार्टमेंट में कार्यक्रम हमारे आ यहाँ गया भी ऐसा ही और है आप कह कि रहे हैं कि छुट्टियां नहीं तो वही आज। है। जी। अच्छा अच्छा, कि आपको छुट्टी जाना है और इधर रेजिमेंटल कार्यक्रम है, डीआईजी साहब बिजी हैं कार्यक्रम में और आप घर जाने की सोच रहे हैं। हम्म। तो इस तरह की चीजें हैं। वही मैंने बताया कि कभी कभी आपको संडे को भी बुला सकते हैं। जी। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ये होता है कि आपको कोई और भी काम दे सकते हैं। जैसे ट्रांसलेटर हो आप, आपको कभी कभी, जैसे आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप कमांडेंट के पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। हम्म। आप इंस्पेक्टर हो जाते हो तो डीआईजी साहब के पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं, कि आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपने बंदूक चलाना सीखी है, आपने राइफल चलाना सीखी है, हम्म। आप एनरोल फोर्स मेंबर हो, आपको जो सिविल लोग हैं उनसे ज्यादा सैलरी मिल रही है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया था कि आपको, जैसे आप हार्ड एरिया में कहीं पोस्टिंग है तो आपको भत्ता भी मिलेगा। जो एडवांस जो भत्ता होता है, अलाउंस होता है, वो सारा मिलेगा। और अच्छी चीज मैं कुछ बताना भूल गया आपको, बहुत जानकारी, मतलब जान के बड़ी हंसी आएगी। अ, आपकी सैलरी स्लिप में साबुन का पैसा आता है, आपको बाल कटिंग का पैसा आता है। और ये ऐसी नौकरी है जिसमें आपको अपनी सैलरी से खाना नहीं खाना है, आपको खाने का भी पैसा मिलता है। 4700 और 4700 रुपये मिलते हैं हर महीने खाने के। ओके। तो ये चीज है। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन और है, कुछ महिलाएं भी जुड़ी होंगी इसमें। जी 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 बिल्कुल, वो बाद में प्रश्न तो लेंगे ही, तो फिलहाल अपनी तरफ से आप महिलाएं बता महिला दीजिए। हाँ हाँ,
महिलाओं के लिए एक ही समस्या है, वैसे तौर पे मैंने देखी है। महिलाएं जब वर्दी पहन लेती हैं तो शादी में दिक्कत आती है, क्योंकि सिविल नौकरी में जो लोग होते हैं वो शादी करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। हम्म तो एक मेरी सलाह है अनुभव के तौर पे, कि हम्म अगर आपने सीआरपीएफ में शादी कर ली हम्म तो जिंदगी आपकी सेट है, बाकी जिंदगी नॉर्मल चलेगी। बस यही एक डिसीजन लेना है आपको लाइफ सेट करने के लिए। मैं एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, जी जी, मैं बिल्कुल थोप नहीं बिल्कुल। रहा हूँ। हम्म। अगर आपने सिविल में शादी कर ली तो बहुत समस्या हो जाएगी। मैनेज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या होगी। तो ये था मेरा टोटल रिकैप। जी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, एक एक करके आप पूछिए। जी बिल्कुल। देखिए, अभी सभी को बारी बारी से जो भी प्रश्न आपके मन में है, बाकी लोग, सर ने अपना बता दिया है कि जो भी एक्सपीरियंस है ये अपना इन्होंने जो अनुभव किया है उसके आधार पे बताया। बाकी चीजें फिलहाल जो आपके अभी जो वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड जो भी अभी जो चल रही हैं, कि एक एक छोटी सी छोटी चीज की मेडिकल प्रोसीजर का वो क्या होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, तो एक एक करके प्रश्न पूछिए। सबसे पहले यश, आइए, क्या है प्रश्न, आपके पूछ सकते हैं। जी प्रणाम सर, नमस्कार सर, मेरा नाम यश नमस्कार। गुरु है। नमस्कार। मैं अच्छा सागर अच्छा। से हूँ। और सर ये मेरा अच्छा। पहला अटेम्प्ट था एसएससी जीएचटी का। तो सर मुझे ये जी पूछना जी। था कि जैसे पीईटी पीएसटी में जाते हैं, तो सबसे पहला तो कंफ्यूजन यही है कि ये पीईटी पीएसटी क्यों है। अगर मेडिकल सिर्फ है तो इसमें दोनों क्यों लिखा गया है। दूसरी चीज ये है कि सर बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं जो वहां पर मेडिकली अनफिट कर हम्म देती हैं लोगों को, जैसे कि ईयर वैक्स, टीथ में प्रॉब्लम, हम्म दांतों में एक दांत कम है किसी का, या हम्म किसी हम्म ने कैविटी के कारण उसको हम्म उखड़वा दिया है, वो एक प्रॉब्लम आती है। तो सर हम्म इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएंगे क्या। हम्म। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पीटी पीएचडी, मतलब अभी एडमिट कार्ड किसका आया है आपका, उस पर क्या लिखा है ये बताइए। सर अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है सर। जो कुछ लिस्ट अ, आई है, लिस्ट पे क्या जी लिखा सर है। लिस्ट आई है, लिस्ट पे फ्लैश पीईटी करके है पीएसटी उसमें। फॉर सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ हिंदी ट्रांसलेटर। पीईटी नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं है, कोई जी सर। रनिंग वनिंग नहीं है आपकी। स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी, और जो चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगा आपका, बॉयज के और लिए। शायद डीबी होगा। हम्म। तो एक पीईटी होता है एफिशिएंसी टेस्ट, एसटी होता है जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो आपकी लंबाई वगैरह नापी जाती है, वो सब होगा। जी सर। और आप मेडिकल में पूछ रहे थे ना, मेडिकल में छोटी छोटी कमियों में निकाल देते हैं। जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहां पे आपको वो वहां पे आपको निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, जी सर। वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। सीआरपीएफ इतना, मतलब टेंडर उठाया है एसएससी को, तो इसलिए नहीं है कि आपको वो निकाल देंगे। वो वहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, उनको ट्रांसलेटर की बहुत जरूरत है, वो ईगरली वेट कर रहे हैं कि ट्रांसलेटर मेरे पास आए और मेरा काम हल्का हो। अगर आप फिट है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। जैसे आप फिट है और आपको अनफिट कर दिया, तो आप अपील कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर आपका रीमेडिकल भी होगा। जी मैं सर। आपको क्लियर बताऊं, तो अगर आप अनफिट हो गए हैं किसी छोटी पॉइंट में, मैं भी अनफिट हुआ था, मैं आपको क्लियर बताऊं, ये थोड़ा सा दाग मेरे दिख रहा था, यहाँ मेरा टैटू था असल में। तो टैटू जब मैंने बनवाया, जब इसको हटवाया टैटू को, तो उनको लगा कि इसके हाथ में सरिया पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे रीमेडिकल दे दिया। तो जहां से मैंने अपने टैटू का हटाने का ऑपरेशन करवाया था, उससे मैंने लिखवा के ले लिया कि ये हुआ है। तो जब रीमेडिकल हुआ तो मैं एक्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर आप फिट हैं जी सर। तो आपको कोई नहीं निकालेगा। सर। अगर अगर सपोज आपका किस्मत खराब हो गया, आपको पहले जो मेडिकल में निकाल दिया, तो आप री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हो, और आप, मतलब, जा सकते हो बहुत कम। अगर आप फिट हैं तो कोई चांस नहीं है बाहर निकालने का, मैं आपको क्लियर बताऊं, 100 में से मात्र 2-4 लड़के होते हैं जिनमें जेन्युइन कमी होती है, वही निकलते हैं। बाकी मेडिकल में जो फिट लोग होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो मेडिकल के और दिन ही पूछिए। रीमेडिकल के लिए अपील होता है, सेम डे अपील करना होता है। जी। हाँ हाँ, वो पूरा प्रोसीजर बताएंगे। हम्म वो पूरा, इवन आपको कलर ब्लाइंडनेस है ना, तब भी आप अपील कर सकते हैं, जबकि सबको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो परमानेंट है, वो हम्म हटेगी नहीं।
हम्म। तब भी आप अपील कर सकते हो। बहुत लिबरल होते हैं, बहुत लिबरल होते हैं। और आप आपको बड़ी जान के अच्छा लगेगा कि आप सब इंस्पेक्टर के पद में जा रहे हो, पढ़े लिखे पद पे जा रहे हो, तो आपको वहां पे अलग ही तरह का चीजें देखने को मिलेंगी, आपका अलग ही रिस्पेक्ट होगा वहां पे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत आसानी से चीजें बताते हैं वो। तो ये जी सर। तो पहला तो ये फियर दिमाग से निकाल दीजिए, पहले तो ये फियर दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अनफिट हो जाऊंगा, ये दिमाग से निकाल ही दो। सर मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक कोई व्यक्ति है हम्म। वो पूरी तरीके से फिट होके जा रहा है, मतलब जिसकी हाइट 6 फुट है, जी। जिसको फ्लैट फीट नहीं है, नॉक हाँ नीज नहीं है, हाइट चेस्ट सब सही है, आई विजन सिक्स हाँ बाय सिक्स है दोनों आंखों का। पर सर हाँ ऐसा क्या हाँ हो हाँ। सकता है जैसे उसको जीवन में कैविटी हो, उसके दांत खराब हो, अच्छा, और कैविटी दांत उसने, दांतों में। जी, उसने दांत एक निकलवा लिया हाँ था, दांत मान के चलिए किसी ने निकलवा दिया है, तो हाँ हाँ। उसको क्या क्या सेटबैक देखना पड़ सकता है इस चीज के लिए? जैसे कि मान लीजिए 32 दांत होने चाहिए, तो उनके अगर 31 ही आप है। सागर के रहने वाले हैं क्या? जी सर। ओके। एक्चुअली रोहन जी, हमारे आगरा में एक एक डॉक्टर है। हम्म। वो पहले आर्मी वगैरह में थे, तो वो डॉक्टर इतना फेमस है। हम्म। मैंने भी उनसे पहले मेडिकल कराया था। मतलब हम्म। कि ये, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस की जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनके लिए सबसे जरूरी चीज होता है मेडिकल। हम्म। आप कितने भी होशियार रहें, अगर आपका फ्लैट फुट है ना, तो आपकी होशियारी साइड में, आपका सपना खत्म। हम्म। आप भर्ती नहीं हो सकते, आप वर्दी नहीं पहन सकते। तो मैं तो जितने भी लोग मतलब आते हैं सलाह लेते हैं आसपास के, तो मैं तो उनसे यही बोलता हूँ कि अगर आप फौज में जाना चाह रहे हो, आर्म फोर्सेज में जाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले अपना मेडिकल कराइए। उसके बाद में आप गणित रीजनिंग जो भी लैंग्वेज वगैरह पढ़ना स्टार्ट करिए। पहले आप मेडिकली फिट हो, हम्म। उसके बाद में ये सब चीज आगे करें। तो आपके आसपास अगर कोई इस तरह का डॉक्टर है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, है ना, मैं तो आपको मोटी मोटी चीजें बता सकता हूँ। और जी कैविटी जो बोल रहे हैं, कैविटी वाले साले लोग नहीं निकलते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा मतलब अ, उनका कुछ जो बीडीएस होता है ना, उनका कुछ होता है स्टैंडर्ड। अगर बहुत ज्यादा अगर उसमें समस्या है तो ही वो आउट करते हैं। मतलब ये कैविटीज वाले ज्यादा केस आते नहीं है। अगर आपको समय हो तो आप आगरा जा सकते हैं, एक बार दिखा दें। और अगर अगर अच्छा, एक बात बताइए, अगर समस्या है भी आपको, तो आगरा वाला डॉक्टर भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता अभी, हम्म। है ना। और समस्या अगर वो नहीं है तो आप पास ही हो जाएंगे। तो आप जी सर बता दीजिए बिल्कुल। उन आप इसमें डॉक्टर कुछ साहब का कर नहीं क्या नाम सकते है ना। जो मेडिकल रिलेटेड इन सब चीजों को जानते हैं। तो उनका नाम जो जी आसपास के होंगे, अगर उससे पहले जाके एक बार मिल सके उनसे, आसानी हो जाएगी। सर मैं तो आगरा और से ही हूँ, डॉक्टर मतलब मैं। चाहर, हाँ हाँ, डॉक्टर चाहर करके है। आगरा से कौन है? मनोज कुमार जी। सर मैं एक्चुअली आगरा से तो नहीं, मथुरा से हूँ, लेकिन पास में ही है तो हाँ आना जाना मथुरा, आराम ये से। जो, हाँ जी, ये जो बिंदु कटरा में एक जगह बिंदु कटरा एक पड़ता है बिजली घर के पास, जो जी सर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, वहीं बैठते हैं डॉक्टर चाहर करके। ओके। जी सर। ठीक है, तो हाँ, जो उससे वहाँ आसपास दिखा होंगे सकते हैं, एक बार फ्री वो फ्री पहले मेडिकल अपना करा फ्री। सकते हैं। हाँ, फ्री मेडिकल करा सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल और मनोज। पूछिए। मनोज, सवाल आपका। जी सर। सर एक्चुअली मेरा एक सवाल तो ये है कि मेरी ना हाइट 170 सेंटीमीटर है, और वेट मेरा सेवेंटी फाइव हम्म। के जी है। तो उसके हम्म। स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद 168 होना चाहिए। तो मतलब इनका ऐसे प्रश्न ये वजन है में कि कम कर। बीएमआई के अकॉर्डिंग जो वेट आ रहा है, उससे अगर वेट कुछ हाँ। ज्यादा है या कुछ कम है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? क्या हम हम्म। उसे निकाल देंगे वेट संबंधी, या मौका देंगे? क्या करेंगे इसके बारे में? हाँ, अगर वेट ज्यादा है तो आपको अनफिट देंगे। अगर आपकी अनफिट देंगे, और आपको एक महीने का टाइम भी मिल रहा है ना। अच्छा। हाँ, उसमें कम कर लो। काम कर रहा अभी हूँ। भी टाइम है, अभी कम कर लो वेट। जी सर। यानी उसमें अगर किसी का ज्यादा या कम रह गया तो उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। हाँ, जी सर। दूसरा सर मेरा फ्री दांतों मेडिकल का था, मिलता वो है। उन्होंने पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हाँ। वेट का क्या, ओके। जो बीएमआई जो गूगल पे या इस पे दिखाता है उसी को फॉलो किया जाए, जो वेट आइडियल लगभग। वेट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जैक्ट उतना, या कुछ रेंज वो देते हैं कि हाँ चलो इतना तक ठीक है, कुछ ऐसा रहता है उसका? ओवर वेट और अंडर वेट लोग निकलते हैं। ओवर वेट जैसे कि आपका मान लो बीएमआई के हिसाब से 75 बैठ रहा है, राइट, हाँ। और आपका वेट है 82 किलो, इट्स हम्म। ओके, चलेगा। ओके। 95 किलो वेट नहीं चलेगा।
मतलब कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर, 5 जो वेट है हाँ 5 केजी हाँ का, वो हाँ अगर हाँ। ऊपर नीचे है तो वेट आप में टेंशन मत लीजिए। वेट में कोई फिट अनफिट नहीं होता। मैं हाँ आपको क्लियर बता दूं, वो पास करने की कोशिश करते हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा ही अगर आदमी मतलब मोटा है तो वो पास नहीं हो पाएगा। ओके ओके, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हाँ, बस ये कह मिनिमम सकते हैं। मिनिमम मिनिमम वेट पूछ रहे हैं। जी मिनिमम जी जी। वेट महिलाओं का 40 किलो है। आदमी का शायद 50 है। एक बार देख लेना इसको। मैं इसमें ये क्योंकि न्यूमेरिकल हम्म। वैल्यू है, मुझे क्लियर नहीं, लेकिन लेडीज का शायद 40 किलो है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अपना बीएमआई चेक करिए कितना होना चाहिए, उससे 5 किलोमीटर का वो 5 जो है केजी का आप लेके चलिए, उतना मेंटेन करके रखिए। 5 7 10, अरे जी कोई जी। कोई फेल नहीं करता है इसमें। एक ओके। महीने का टाइम भी मिलेगा आपको समझाता करने का। रीमेडिकल अभिषेक। जी जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। जय हिंद भाई। सर मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा सर सवाल आप लोग यह अपना है। परिचय मत दीजिए। आप हाँ, सीधा क्योंकि अपना कम सवाल समय है पूछो, और सवाल क्योंकि ज्यादा टाइम है। टाइम टाइम नहीं है ना। जी जी। सीधा सवाल पूछो आप। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे मुझे कमी तो ऐसा सच कुछ नजर नहीं आ रही है, तो क्या मैं एक बार पूरा मेडिकल बॉडी का पहले से करवा के जा सकता हूँ? हाँ, करवा लो, अगर अगर आपके पास मौका मिल रहा है, कोई है आस पास कोई इस तरह का डॉक्टर। लेकिन बहुत ज्यादा उसके पैसा मत देना उसको। बहुत खींच जी जी। खाच के 1000 1200 1500 रुपए देना, इससे ज्यादा अगर कोई लेता है तो लूट रहा है। ठीक। अच्छा, वो सारा डिफेंस के अकॉर्डिंग सर चेक कर देगा? मोटा मोटा। ओके, अच्छा अच्छा। ठीक इसे सर, मैं। धन्यवाद सर। ओके, नेक्स्ट ओके। रीना। बस हाँ सवाल जी पूछिए। सर। जी, सवाल पूछिए। मेरा मेरा क्वेश्चन था कि इसकी पोस्टिंग लोकेशंस का क्या रहता है। सब लोग बोल रहे हैं कि इसकी लोकेशन गलत जगह पे हो जाती है, जहाँ पे थोड़ा इलाका ठीक नहीं होता। हम्म। इलाका ठीक तो कहीं नहीं है पूरे इंडिया में, है ना। हाँ। और जहाँ फौज है वहाँ इलाका तो ठीक ही होगा, सिंपली, है ना। तो यानी कि इसमें ऐड कर दूसरी चीज सकते हैं कि मोटा। क्या शहर में ही पोस्टिंग है या इसका दूर दराज सुदूर प्रदेश में ही पोस्टिंग है, इसका थोड़ा सा कुछ लोकेशन अगर आप मैं बता दें। आपको हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ग्रुप सेंटर, बटालियंस और हेडक्वार्टर्स, इन हम्म। 3 जगह आपकी पोस्टिंग होगी। और ऐसी जगह पोस्टिंग नहीं होगी जो मतलब जहाँ पे कुछ चीज मिल ही नहीं रही है ना, कोई साधन ही नहीं है, इस तरह की पोस्टिंग नहीं होगी आपको। आप मिनिस्ट्रियल कैडर हो, आप सिरमौर हो फोर्स के, आपको इस तरह की चीजें बेइज्जती नहीं करनी पड़ेंगी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि जस्ट आप कुछ पोस्टिंग हम्म, लोकेशन के नाम बता दें, जैसे ग्रुप सेंटर चूंकि ये नए हैं, इनको नहीं मालूम ग्रुप मैं सेंटर कहाँ बताता हूँ। कहाँ है, तो कुछ चुनिंदा शहरों के आप नाम बता आप दीजिए। ओके, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। जी। चैट जीपीटी वगैरह सब चलाते हैं। हम्म। चैट जीपीटी पे टाइप करो ऑल ग्रुप सेंटर्स ऑफ सीआरपीएफ, वो लोकेशन आ जाएगी सारी। मैं सब याद तो नहीं कर सकता, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। हम्म। दिल्ली में कम से कम 50 यूनिट होंगी आपकी, दिल्ली और दिल्ली के आसपास सीआरपीएफ की। हम्म। रामपुर में है, आगरा में है, जी अयोध्या में है। कोई ऐसा शहर नहीं है जो जी। ग्रुप ए ग्रुप बी का शहर है जहाँ सीआरपीएफ ना हो। ओके। सीआरपीएफ एक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है। वो आपकी पोस्टिंग मैक्सिमम शहरों में ही रहेगी, मैक्सिमम। इसलिए ओके। आप लोकेशन को लेके तो घबरा ही ना, वो वाला दिमाग से निकाल दो कि वो जो कोबरा में है, लोग जंगलों में जा रहे हैं, ये वो सब आपके साथ है ही नहीं सीन। ठीक है। ओम, आपका प्रश्न। हाँ सर, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है सर। ये चीज मुझे पता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? पीईटी में जाना चाहिए? चले हम्म। जाओ, किस्मत आपकी अच्छी हो तो। मतलब रिस्क ले सकते हैं, घर बैठने से अच्छा है। ओके ओके सर। आवाज आपकी कृष्ण जी नहीं आ रही है। हाँ। सर मैंने चैट में डाला मेरा है क्वेश्चन अपना। स्वाति का प्रश्न है, मैं चैट में स्वाति उन्होंने बात कुछ कर। प्रश्न पूछे हैं। हाँ सर, मैं चैट में बोल क्या भी है? देती हूँ सर कि हाँ, मेरे बोलिए। एक नंबर हाँ, मेरे बोलो आंख का बोलो। सर पॉइंट, एक मेरे आंख का सर नंबर है जो है वो 1.5 है और एक का 1 है। राइट सर। एंड हम्म। तो ये माइनस में है। ओके रहेगा। एंड सेकंड मेरे फादर हाँ, पे अभी मेरे क्योंकि ख्याल से। जी जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि लास्ट ईयर मेरे फादर पे ना किसी ने फॉल्स केस डाल दिया है, तो वो अभी लड़ रहे हैं। उसने कहा कि अगर तुम मुझे 50 लाख दे दोगे तो मैं तुम्हें केस रफा दफा कर दूंगा। तो पापा ने मना कर दिया कि झूठा केस है, मैं हम्म लड़ूंगा। तो ये केस मुझे हम्म मेंशन करना चाहिए?
हम्म। दिल्ली से नहीं, लड़ रहे हैं आपको वो। आपसे लेना देना थोड़ा ना है, ये तो आपके पापा का केस है ना। हम्म। जी, फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, बस पापा इन्वॉल्व है आपसे इसमें आप उनके पास। जी। अरे, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, इवन स्पाउस के केस में भी मैं बता दूं कि स्पाउस से क्लोज कोई नहीं होता, कि अगर हस्बैंड पे केस चल रहा है तो उसका इफेक्ट महिला, मतलब उसकी वाइफ पे कुछ नहीं आता है ना, तो वो पापा है, कोई इशू नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई अटेस्टेशन समस्या नहीं फॉर्म है आएगा मैडम। स्वाति, उसमें सिर्फ पूछा जाता है कि आप पे कोई केस है कि नहीं, आप पे कोई कन्विक्टेड, आप कन्विक्टेड हैं कि नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको आप मेंशन करने की अच्छा जरूरत नहीं है, वो आपका पूछता है, आपके पिताजी का नहीं पूछता है। राइट। अच्छा, और मेरे नेक्स्ट। चश्मे का नंबर सर? चश्मे का नंबर इनका है कि अच्छा, चश्मे का नंबर। चश्मा पहन रही हैं, ऐसे नोटिफिकेशन में आपने 6/6 और 6/9 है नोटिफिकेशन के हाँ अकॉर्डिंग। हाँ, जी मेरा। तो इनका है कि जी। इनके जैसे और भी कुछ लोगों के प्रश्न ये है कि क्या हम वो जो सर्जरी होती है वो करवा लें या चश्मा हटवा के लेंस लगवा लें, इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। देखो, सर्जरी कराने का भी टाइम नहीं है आपके पास। विशेष तौर पे अगर जो सर्जरी होती है, उसको हील होने का 6 महीने का टाइम देती है फौज। जैसे आपने आज सर्जरी सर्जरी करवाई, और कम से कम 6 महीने बाद आपका मेडिकल हो तो एक्सेप्टेबल है। हम्म। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि जिनके लेंस लगे हैं वो फौज के काबिल नहीं है, काबिल है, उनको फौज लेती है। तो अभी वैसे लोग, उनको क्या मेरे करना कई चाहिए दोस्त कि हैं, ये बहुत चुपचाप अच्छी बैठ खासी जाना फौज। चाहिए या ट्राई करना चाहिए, लेंस अगर लगा है या इस तरह की बातें हैं, चश्मा लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पावर का है, तो क्या उनको चश्मा हटा के उस दिन जाना नहीं, जिस चाहिए? जो नेचुरल है, जो जो नेचुरल है, जो आप हम्म। चश्मा लगा रहे हैं, आप चश्मा लगाइए, आप अभी किसी तरह की सर्जरी के चक्कर में ना पड़े प्लीज। ओके, ठीक है। चूंकि हमारे पास टाइम कम है, सर लास्ट मेरा के तीन क्वेश्चन साढ़े तो तीन मिनट है, तो एक कुछ प्रश्न चैट में भी आए हैं। एक तो टेस्ट का सर इन्होंने इसमें पूछा है कितने तक विकास चल ने जाता है, कि जैसे कि ब्लड टेस्ट जैसे होता हम है तो उसमें क्या क्या। तो क्या? रोहन सर हम रिज्वाइन कर लेंगे, ओके। है ना। समय का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इनके है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जी। है ना, क्योंकि मैं पहले ही इन्हें प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं सिली से सिली क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। हाँ जी, ठीक है। बोलिए, कौन बोल रहा है अभी? अहमद। सर ब्लड जांच से रिलेटेड। अच्छा, विकास है, हाँ बोलिए। किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड? सर ब्लड जांच मतलब कि क्या क्या जांच होता है, सब चीज प्री मेडिकल हम पहले से कराने के लिए सोच रहे थे। किस किस चीज का जांच कराते होता है ब्लड जांच में? आपको लगता है आपके अंदर कोई बीमारी है? नहीं सर, 6 महीना पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें तो मेरा लगभग लगभग सारा हाँ, ओके, ये जांच हुआ बहुत नहीं बढ़िया था। पॉइंट मेंशन किया। सुनिए, मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? हाँ सर। हाँ, उस सर्टिफिकेट को ले जाना बस, बाकी ब्लड वगैरह की कोई जांच मत कराइए। अगर कुछ भी जांच नहीं कराना है, तब सारी जांच होगी वही होगी। अगर कुछ अभी हो भी था, होता भी है, कुछ निकलता भी है, तो कुछ कर नहीं सकते आप। ऐसे कोई उसमें ब्लड तो ब्लड की जांच सारा नहीं चीज जैसे कराइए ब्लड हेमोग्लोबिन, है। हेमोग्लोबिन जांच ये सब हुआ ही था, अच्छा, हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का से कोई फर्क पूरा नहीं ब्लड पड़ता, का आपको जांच। बीमारी नहीं होना चाहिए, बस हीमोग्लोबिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ सर दिनों में अलग ठीक से हो क्या? जाने वाली चीजें हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। तो कुछ दिनों में ठीक हो जाने वाली चीजों के लिए वो अनफिट नहीं करेंगे आपको। अहमद, आपका हम्म। प्रश्न। सर हाँ सर। सर एक हेलो। और पूछना था सर, लीवर रिलेटेड भी कुछ एक जांच एक होता है एक एक क्या? करके पूछो आप। अहमद, मैं मौका दे रहा हूँ बाकी लोगों को भी, नाम मैं ले रहा हूँ। अहमद। हेलो सर। एक बहुत सेकंड अच्छा मैं है पूछ लूँ। यहाँ पर 6/6 एमन। और 6/9 है। अच्छा, अहमद एमन समझ रही हैं कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ। एमन, 1 मिनट रुक जाइए, अहमद को पूछ लेने दीजिए। ओह अच्छा, सॉरी सर। हाँ, मैं री, मौका री, देता हूँ आपको। रीजॉइन कर लेंगे, कोई हाँ कोई हाँ, नो दिक्कत नहीं इशू। है, रीजॉइन कर लेंगे। अगर आपका ये मीटिंग बोलो, आउट हो जाता पूछो। है तो दोबारा से कर लेंगे। अहमद हेलो। बोलिए। हाँ रीजॉइन। सर। सर मेरा सब कुछ ही ठीक है, मतलब आई साइट और बाकी सारे फिजिकल जो पैरामीटर्स है वो सही है। मुझे पूछना था, मतलब मेरे राइट हैंड की एक फिंगर जो है, रिंग फिंगर, वो ऊपर हम्म। से हल्की सी टेढ़ी है। मतलब वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो राइट राइट हैंड की हैंड कौन की सी जो वाली फिंगर? अरे, कौन सी वाली रिंग फिंगर, ये वाली कौन सी? रिंग फिंगर सर, फोर्थ वाली। रिंग? फोर्थ वाले। फोर्थ ये वाली, ये हाँ। वाली? चौथी वाली। नहीं, उसके चौथी वाली। बगल वाली। ये चौथी वाली? वाली। यार, रिंग जी तो सर, सब में ही ऊपर पहनते से। हैं। ये वाली, सर वो इंगे टेढ़ी है। ये हाँ टेढ़ी है उसकी क्या? टिप। जी सर, टिप टेढ़ी है उसकी, हल्की सी। थोड़ा राइट या लेफ्ट अच्छा, बेंड होगा। ओके। अच्छा, सुनो, तो और इसका जवाब दूं फिर पूछना।
ओके। इंडेक्स फिंगर होती है ना, विशेष विशेष तौर पे जी। उसका इशू होता है, क्योंकि उससे हमें गोली चलानी पड़ती अच्छा। है ना। अभी इंडेक्स फिंगर तो नहीं है आपकी, ये वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और सर मतलब ऐसा नहीं है, फंक्शनल है, मतलब वो ये नहीं है कि कोई इशू है कोई उसमें? दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊं, लोगों की उंगली कटी तक भी है ना, ये कटी भी है लोगों, उनका क्लियर है मेडिकल। हम्म। अच्छा सर, एक हम्म। लास्ट और पूछना था मुझे। हाँ, पूछो वो एक पूछो एक पूछो। भाई ने कहा कि बैकलॉग अगर किसी का रहता है तो वो निकाल। जी विकी पूछिए अपना सवाल क्या था। जी। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा 2.5 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो सर मेरी हम्म कॉलर बोन टूट गई थी उसमें। तो जो बेल्ट वगैरह लगती है सर वो लगी थी मुझे, और कुछ ज़्यादा इंजरी नहीं थी। मूवमेंट हम्म अच्छा है सर, आपका कोई इशू नहीं है। मैंने जो ये हम्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है सर दिल्ली में, वहाँ चेक हम्म करवाया था। वो बोले कि कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मूवमेंट है, वेट उठाता हूँ सर, पुशअप वगैरह जिम वगैरह सब करता हम्म हूँ सर, तो ऐसे में कुछ दिक्कत तो नहीं होगा हम्म। सर? तो मतलब ऐसे में कुछ प्रॉब्लम तो आपका नहीं होगा सर वहाँ मैं पे? एक मिनट, आपका ऑपरेशन हुआ था? नहीं सर। अच्छा, हड्डी टूटी थी? हाँ कॉलर जी। बोन की कह रहे हैं कि ये टूटी हुई थी, अच्छा। हाँ हाँ, कंधे के तो वो पास वाली। बिना ऑपरेशन के जुड़ गया था, मतलब वैसे ही? नहीं सर, जुड़ा नहीं है, थोड़ा सा गैप है उसके बीच में, उन्होंने बेल्ट वगैरह लगा दिया था सर। अभी लगा है बेल्ट? नहीं नहीं सर, अभी कुछ नहीं है सर, 2.5 3 साल पहले की बात है सर, 3 साल पहले की। अभी आप फिट हो ना? एकदम फिट सर। अभी अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा ना। सर मामूली सी उठी दिखती है थोड़ी सी वो, लेफ्ट शोल्डर से। वो चेक करेगा, शोल्डर वोल्डर तो चेक करेगा वो। एक काम हाँ करना जी। जी। आप डिक्लेयर मत करना। ठीक है। बस मुझसे बात कर लेना है। ठीक है सर। ठीक है विकी, आप बाद हेलो, में पूछ लीजिएगा, है जो ना? भी इसमें बारीकियां हैं वो आपको बच से बता बाद देंगे। में बात, हाँ, बाद में बात राइट। करेंगे आपसे। एमन का प्रश्न है, बहुत देर से वेट कर रही है, एमन पूछिए। हाँ बोलिए। सर वो जो लड़का था, अहमद अहमद लड़का था, उसका सवाल पूरा हुआ नहीं था। अहमद आपका, अच्छा। हाँ हाँ, एक बार वो मैसेज अहमद भी आए कर हैं? रहे हैं। सर अहमद मैं आई थिंक पहले नहीं आया आपको है। एक बार। हाँ एमन से पूछ लीजिए, एमन का सवाल ले लीजिए, बहुत देर से वेट कर रही है, बोलिए। बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए। सर मेरा जो एक आई का वर्जन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब मैं छोटे से आवाज छोटा आपकी आ लेटर। नहीं रही मुझे। आराम से, तसल्ली हेलो। से पूछिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, माइक पास करके पूछिए हाँ एमन। हाँ। सर मेरा जो एक आई का वर्जन है वो काफी अच्छा है, मतलब मैं उससे कुछ भी हम्म देख लेती हूँ, छोटे से छोटा लेटर देख लेती हूँ। लेकिन जो हम्म। लेफ्ट आई है उसमें मैं सिर्फ बड़े लेटर्स ही देख पा रही हूँ, मतलब मेरा सिक्स सिक्स शायद उस पर क्लियर नहीं हो पाए। तो मैं क्या मेडिकली अनफिट हूँ? देखो भी, बहुत क्लियर मैं बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? और डॉक्टरों में भी ये आंखों वाला डॉक्टर होता है, वो बताता है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बता दूं कि जिन लोगों की आंखों में समस्या होती है, मतलब कि जो मतलब लेंस वगैरह लगाते हैं या चश्मा लगाते हैं, या फिर जो लेजिक सर्जरी वगैरह कराते हैं, वो किसी भी तरह से अनफिट नहीं है। अनफिट केवल और केवल कलर बनाने जिसमें है ना, जो कहानी सर आवाज नहीं आई मुझको। कि ओम जो था। हेलो। वेट अच्छा, वेट आवाज वेट नहीं करिए, आई। वो फोन आ गई कॉल। ओके। हाँ, वो बता रहे थे कि कलर ब्लाइंडनेस वाले हाँ, अनफिट होते हैं सिर्फ। हाँ। मैं ओके आपको बता ओके। दूं, आईमन, मैं आपको बताऊं कि आंखों में आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कराया हो, कम से कम 6 महीने पुराना हो, लेजिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, जी। ठीक है? दूसरा, ये दवाई का काम जिन लोगों की बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं ना, मतलब मेरे लेंस लगे हुए हैं या फिर मैं चश्मा लगाती हूँ, प्लस माइनस जो भी है, तो मैं आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है ये। चश्मे वाले लोग आर्म फोर्सेस के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है। तो ओके। मेरा आपको व्यक्तिगत रूप से सजेशन ये है कि आप अभी किसी भी तरह की सर्जरी के चक्कर में ना पड़े जी। फिलहाल, है ना? जी। और आप अपना
मेडिकल वालों के लिए एक तो ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, समस्या ये है। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे ना, जब अ, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी उसके बाद कुछ प्रश्न ले लेंगे, नो इशू। हाँ ठीक है, तब हाँ तक और हाँ कुछ हाँ प्रश्न ले हाँ, लेते हैं। दूसरा दूसरा ये। जी। हम्म, क्योंकि बहुत सी चीजें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, वो वो करते हैं, उसका भी बताना प्रबंध मुश्किल करते नहीं है हैं। अगर आप। हाँ, उसका भी प्रबंध करते जी हैं जी कि कुछ देर हाँ में पहले जो और सर चीजें जो बस सब एक तक जानी सवाल चाहिए। और था मुझको, बस एक क्वेश्चन और था, मतलब वो तो मैं पूरी एंड तक रहूंगी वीडियो में। मेरा 0.1 शायद 155 से कम पड़ रहा है, शायद 0.1 या 0.2 155 सेंटीमीटर, या फिर मैं शायद अच्छा, मेजर हाइट की गलत बात कर कर रही रही हैं हूँ ये, हाइट। कि इनका जो हाइट है जी वो कम अच्छा, है। हाइट आपका कम पड़ रहा है। देखो, निसंदेह आपको वहां जाना चाहिए सेंटर पे, है जी। ना। अगर आपका हाइट कम है तो आपको कोई नहीं लेगा। अगर आपका हाइट सही है तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। मेरी बस बात समझ रहे हैं आप? मतलब 155 सेंटीमीटर तक तो आ रही हूँ सर मैं, मतलब बिल्कुल जब स्केल जब वो बिल्कुल एंड है तो 155 सेंटीमीटर पर जो उसका रहती है लाइन, वहां पर तो आ रहा है हम्म। मेरा। ठीक है, आपको आप जाना जाइए, चाहिए वहां आप पे जाइए मेरे ख्याल अमन, से। घबराइए और नहीं कि कोई आपको कुछ कह आपको दे शायद। आपको 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 अगर वो अनफिट करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, सही मेडिकल तो में। ये अपील भी होता है, अच्छा। अपील होता है। ये मेडिकल में नहीं आता बेसिकली। हाँ हाँ, पीएसटी का। ओके। उसी टाइम आप अपील कर सकती हो। डीआईजी साहब बैठते हैं, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है ना। डीआईजी साहब को अपील कर सकते हो, तो फिर उस जब आप अपील करोगी, तुरंत अपील होती है, तुरंत। तुरंत आप बोलिए कि मैं अच्छा। सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो जो बोर्ड बैठता है, जो डीआईजी साहब बैठेंगे, वो खुद आएंगे, वो खुद नापेंगे। हाँ, इसमें मैं ओके। बस अगर एक चीज आप ऐड फिट कर हो, दूं। अगर आप सही हो। जी। हाँ। कि वहां पे जैसे मैं भी अगर एक आप बार दो बार गया था, उसमें था कि अगर कुछ लोग का जैसे है ना कि जो अनफिट होते हैं या फिजिकली फेल हुए या कुछ भी ऐसा कुछ भी है, तो लास्ट में वो साइन कराते हैं आपसे, बजाते सारे कैंडिडेट से, कि मैं सेटिस्फाइड हूं अच्छा। और मुझे इस बेस पे ये अनफिट किया गया या कुछ भी। तो वहां पे री मेडिकल का या जो भी आपका है कि री चैलेंज का ऑप्शन, जैसा कि आपको कृष्ण का आंसर बता रहे हैं, आप वहीं पे करिएगा, आपका अच्छा। सेम डे वो चीज फिर से दिक्कत हो जाए, मतलब अगर नहीं है वो जी प्रॉब्लम जी। तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात, बस समझिए। ओके। ये पता है ये लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग कह देते हैं ना कि आप जो माप के जाएंगे वहां पे 1-2 सेंटीमीटर कम हो जाता है, असल में वही सही मापते हैं। हम लोग मापने बढ़ा बढ़ा के मापते हैं कि हाँ ऐसे हम माप लिया लोग वैसे गलत माप लिया, नापते हैं, सही बात है। क्योंकि उनका दिन रात का काम वही है, वो आपसे एकदम दुश्मनी थोड़ी ना कर रहे हैं। एकदम सही नापते हैं। मैं भी भर्ती बोर्ड में रहा हूँ। जी कोई जी। वहां आपको लेने के लिए है, लोग बैठे हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारे ही परिवार से हो ना। आप लोग कोई बाहर से थोड़े ना हो, कोई दूसरे देश से थोड़े ना हो। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी किसी के किसी न परिवार से है। तो वहां पे जो जो मेजरमेंट करते हैं, जो भर्ती बोर्ड में होते हैं, वो सब लेने के लिए बैठते हैं। वो बहुत मदद करते हैं। आपको जानकार बड़ा हैरानी होगी कि जब आप वहां जाओगे ना, आपकी इतनी मदद होगी, इतनी हेल्प होगी, आपको इतना मोटिवेट करेंगे। जैसे बहुत से लड़के मतलब चेस्ट नहीं फुला पाते, तो उनको उनको वो 5 सेंटीमीटर का। बताते भी हैं, ऐसे फुला और फुला और फुला, मतलब इतना, मतलब तुमको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल हमको लेने के लिए बैठे ही है। और हाँ, वो हाँ, लेने के लिए बैठे हैं आपको बिल्कुल करके। एक तो परसेंट ओके, चांस मुझको भी बिल्कुल, है लगा तो शायद बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम आएगी। नहीं, डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। वो आपको निकालने के लिए नहीं है भाई, उनको ट्रांसलेटर चाहिए। वो इतना अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, इतना लोग वहां पे भर्ती भर्ती बोर्ड में बैठा हुआ है, उनकी सैलरी बन रही है, वो आपको लेने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, तो ये लोग बहुत पहले से पॉजिटिव थोड़ा सा माइंडसेट के साथ डिमोटिवेट, क्योंकि चाहिए आप। गए नहीं देखे ना, इसलिए आपसे नहीं, बेहतर ये इसका एज सवाल का ही जवाब कोई नहीं दे सकता था। ये रोहन सर, मैं बताऊं आपको, हम्म। ये उम्र ही ऐसी होती है। मैं जब इनकी उम्र में था, तो मैं इनसे भी ज्यादा मतलब क्यूरियस था, क्योंकि नौकरी नहीं होती, समस्या ये है ना। और एक रिजेक्शन आपका पूरा करियर खराब कर सकता है। तो वो जो रिजेक्शन है, संभावित रिजेक्शन है, उसके बारे में तो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सी बात है, ठीक है, वो जोड़ी है। हाँ। अच्छा, एक चीज तो मैं इसमें ऐड कर दूं कि इन केस अगर कोई हम्म, मान लीजिए जिसका एकदम परमानेंट रिजेक्शन है, तो वो घबराइए नहीं, नोटिफिकेशन हम्म, में एसएससी ने उस समय नहीं दिया था, लेकिन इस बार वाले में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो लोग भी सीआरपीएफ में मेडिकली अनफिट या सपोज किसी कारणवश नहीं हो पाया उनका, उनको बाकी के पोस्ट जैसे 150 पोस्ट और भी है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उनको ऑप्शन फॉर्म में उनको भरने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सीआरपीएफ में क्वालिफाई नहीं हो पाए तो बाकी 150 पोस्ट के लिए भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, उसमें मौका रहेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो घबराना नहीं है, जाना सबको है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किसका जी है? जी। सर मेरा थैंक यू। सवाल रह गया था, कॉल कट हो गई थी। अहमद। अहमद। हाँ, हाँ अहमद। हाँ, पूछिए पूछिए। सर वो एक भाई ने कहा था ना इस कॉल के स्टार्टिंग में कि मतलब किसी का अगर बैकलॉग हो कॉलेज का तो मतलब उससे कुछ दिक्कत आती है या रिजेक्ट कर देते हैं, तो बैकलॉग उसमें मार्कशीट। कितनी सच्चाई है मतलब?
हाँ मतलब कॉलेज का कोई किसी का बैकलॉग, 1 साल ना ना, रुक गया मतलब कोई। ओवरऑल कंप्लीट है ना डिग्री आपके पास, सर्टिफिकेट आप ये सब। पास हो ना, डिग्री है हाँ आपके डिग्री पास, तो है। कोई दिक्कत, अरे जी बस सर। खत्म, खत्म खत्म। ठीक आप है कोई सर। डिग्री टेंशन 6 साल नहीं। में थैंक यू। कंप्लीट करो। हाँ, उनको पीएचडी नहीं करवाना है वहां पे, वो पास डिग्री चाहिए बस वो। 33%, 5 साल 6 साल में पास किया हो आपने डिग्री, कोई जरूरत नहीं है, 33% हो बस। हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन मैंने ओके देखा सर। है कि अगर कहीं गैप है, जैसे 12th के हम्म, बाद 1 साल बाद आपने एडमिशन लिया, तो बस एक वो फॉर्म भरवा लेते हैं कि इस वजह से मेरा गैप रहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, और यहाँ तो वो भी नहीं करवाएंगे। ओके सर। नेक्स्ट, ओके थैंक यू नेक्स्ट सर। चलो, क्वेश्चन और किन का नेक्स्ट, रहेगा? धन्यवाद। पूछिए, जो भी प्रश्न आपके हैं आप पूछ सकते हैं, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलेगी आपको, कि ऑलरेडी जो सर्व कर चुके हैं पूछने में एक्सपीरियंस्ड पर्सन वो आपके साथ बैठे हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे ऐसे ग्रुप में पूछने इधर में डर पूछेंगे उधर पूछेंगे। पूछ लीजिए। चलिए, तब तक मैं एक प्रश्न ऐड करता हूं जब तक ये लोग सोचेंगे। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कृष्णा सर, कि अच्छा, इसमें ये क्या है। एक मिनट सर, एक मिनट, ये कोई मैडम है, मेधा, अच्छा, मेधा। इन्होंने सवाल पूछा है, परफेक्टली टीथ, नो इनका प्रश्न कैविटी इन है, सर अदर आई एंड हैव परफेक्टली रिसीविंग, टीथ, हेल्दी टीथ, नो कैविटीज, नो ब्रेसेस एनी अदर लगवाए थे। डिजीज, बट मैंने हाँ। ब्रेसेस लगवाए थे, उसके लिए कुछ टीथ रिमूव करवाए थे, तो कोई इशू रह सकता है हम्म। क्या? जैसा कि दांत ऊपर उसमें, नीचे रहता है तो। उसमें बहुत टेक्निकल चीज है ये बेसिकली। मतलब कुल मिला के इनका उसमें यही है क्या कि होता है कि टीथ का कमी है तो क्या ब्रेसेस करना। वगैरह लगवा रखे। हम्म। अभी कुछ नहीं करना है, अभी मेडिकल में जाइए। और दूसरी चीज इसमें ये कर सकते हैं ना, कि जो भी लगवाया है डॉक्टर से, उनके पास उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो साथ में लेके जाना उचित रहेगा इनके लिए। वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चाहे आपका छोटा से छोटा कुछ भी हुआ हो, वो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए। ठीक है। एक प्रश्न आया है चैट में, इन्होंने पूछा आपसे एक ने, कि डीवी और मेडिकल क्या सेम डे रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेम डे रहेगा? वो इसके बारे वो में। वो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें पता चलेगा। ओके। मुख्यतः जैसा कि अभी समांतर देखा गया है कि वो डीवी और ये पीएसटी आई थिंक एक दिन कर लेते हैं, पहले कागज वागज का देख के, लेकिन वो एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, मैं ये पूछ सर। रहा था, और है किसी का प्रश्न? जी सर। हाँ, बोलिए। यस। सर ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। ये सर पीटी पीएसटी का एक डेट कुछ ऐसा बता सकते हैं क्या कि इसके आसपास कुछ हो सकता है कुछ संभावित कि डेट अरे यार, पूछ ये रहे हैं? कैसी क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, ये हम कैसे बता देंगे, इनसे कोई नहीं बता पाएगा। पूछिए जो ये अच्छा। चीजें लगभग जल्द ही आएंगी, घबराइए नहीं, ऑलरेडी वैकेंसी लेट चल रही है, इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जी सर। ओके। जी सर। नेक्स्ट। एक चीज ये लोग मिस कर रहे हैं, मैं पूछ दूं इनके बिहाफ पे, कि हम्म, जैसे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज बाकी में क्या है कि लेवल 6 पे ज्वाइन करते हैं, उसके 5 साल बाद लेवल 7 आपका हम्म, जीटीओ के बाद एसटीओ बनते हैं, और उसके 5 साल के बाद आप हम्म, एलिजिबल हो जाते हैं अब, कि आप एडी असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा। तो इसमें प्रमोशन कैसा है, हम्म। क्या स्लो है या स्टेग्नेशन का है, कि भाई इसके बाद आप नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि ये वैकेंसी काफी समय बाद आई है, और आई थिंक पहली बार आई है मे भी। पहली बात, अच्छा। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये अ, शायद पहला कैडर है आर्म फोर्सेस में। हम्म। किसी भी फोर्स में इतने बड़े लेवल पे जीएचटी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है, मैं हम्म। आपको क्लियर बताऊं। और सीआरपीएफ जो है ना, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 8-10 समा जाएंगी। हम्म। 3 लाख से 3.5 लाख से ऊपर फौज है, 3.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज हैं इसमें, सोच लो। तो प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हद से ज्यादा। बहुत संभव चांस है कि 5 साल के अंदर आपको तीसरा स्टार मिल जाएगा, ओके। और अगले 5 साल में आप असिस्टेंट कमांडेंट ओएल हो जाएंगे। ओके, बहुत यानी यहाँ जो शानदार एडी प्रमोशन है के वहीं चांसेस। वहाँ एसी है, असिस्टेंट कमांडेंट है। हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। जैसे इनका 2 स्टार ज्वाइनिंग में, फिर उसका 3 स्टार, उसके बाद एसी का क्या रहता है? एसी का इंस्पेक्टर का 3 स्टार होता है, लेकिन वो चिंदी लगी होती है, एक फीती लगी होती है ओके। साइड में। आप देखेंगे हल्की सी पतली सी फीती होती है, वो ब्लू और रेड कलर की फीती होती है। हम्म। एसी में क्या होता है कि एसी में वो फीती हट जाती है, स्टार 3 ही रहते हैं। ओके। लेकिन और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही वो फीती हटती है, वैसे ही आप राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं, और
आप बहुत से वेलफेयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत से वेलफेयर के लिए, मतलब बहुत बड़ा चेंज आता है वो फीती हटने से ही, बहुत बड़ा चेंज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट किसी के प्रश्न है? सर मेरा ये है कि मेडिकल में मतलब कितनी मेडिकल इशू नहीं होने चाहिए या नॉर्मल कितना चल जाता है? तो जी, क्या जैसे मेडिकल? क्या नहीं होना हाई चाहिए? बीपी लो बी हाँ सर, जैसे कि हाई बीपी लो बीपी हो गया या माइन्यूट सा थायराइड हो गया, ऐसा कुछ कोई कितना मेडिकल थायराइड तो चल जाता है सर? थायराइड का तो ऐसा सच कोई सीन है नहीं है, लेकिन बीपी वगैरह तो वो नापते हैं। तो अच्छा, उस समय किसी का थायराइड होता का है ना कि मतलब उस समय घबराहट बस जब माप रहे हैं तो होगा नहीं होगा, इस वजह से बीपी काफी नहीं हाई नहीं, रहता है, तो उसका। वही तो मैं कह रहा हूँ, घबराना नहीं है, समस्या नहीं, मतलब अमूमन जिसको समस्या है बीपी की ना, वो बच नहीं सकता, मैं आपको क्लियर बताऊं। हाँ, जिनको लॉन्ग टर्म में है, और जो दवा खा रहा है। हाँ, जिसको समस्या नहीं है वो बाहर नहीं होता, उसको भी पता है कि ये लोग घबरा रहे हैं, और घबराने से कोई एकदम एग्जाम्पलरी बहुत ज्यादा नहीं आता है ना, तो वो कंसिडरेबल होता है, कोई इतना इशू नहीं है ये। आप लोग नए नए बच्चे हो यार, ये सब चीजें आप लोगों को अफेक्ट नहीं डर करेंगे है, बिल्कुल कुल करके। मिला के देखिए, अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी कुछ अरे नहीं डरो है मत। तो ओवर थिंकिंग ही आपको हम्म, रिजेक्ट कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ रिजेक्ट नहीं करेगा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और मतलब बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाइए, वहां आपको लेने के लिए बैठे हैं। और अगली चीज और मैं बता दूं, हो सकता है आपका जो मेडिकल है वो उस एटीट्यूड से ना हो, जैसे जो कॉम्बैट सोल्जर का होता है, ठीक, क्योंकि आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, तो आपको बहुत लीनियंसी दिखाई जाएगी आपके उसमें, स्टैंडर्ड फॉलो होगा, लेकिन एक आपको कंसीडर करा जाएगा उसमें। आप घबराइए मत, बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड से जाइए, और अच्छे अच्छे विचार लाइए। सीआरपीएफ बहुत शानदार संस्था है, आप जैसे ही उसकी वर्दी पहनेंगे वैसे ही लगेगा कि कुछ पा लिया है हमने। वर्दी से एक प्रश्न कि क्या वर्दी हमें रोज पहननी होती है उसमें, या कुछ उसमें रिलैक्सेशन है? मैं आपको रोहन भाई एक ये मिथक बताता हूँ हम्म कि जो मिल जाए वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना, हम्म दुनिया है एक ऐसा माटी का खिलौना, ऐसा ही कुछ है हम्म कहावत वो। हम्म जब तक आपको वर्दी नहीं मिल रही है तब तक आप वर्दी के प्यासे हैं, और जैसे ही आपको वर्दी मिलेगी, वर्दी पहनना इतना आसान नहीं होता है, हम्म मतलब कि आप गर्मी के समय में जो ऊपर उसका जो कॉम्बैट जो कपड़ा होता है वो बहुत मोटा होता है, हम्म अमूमन लोग जो ब्लेंडेड शर्ट होती है वो नहीं पहन पाते गर्मियों के समय में, हम्म तो वो तो बहुत मुश्किल चीज है। तीसरी चीज कि जैसे ही आपने वर्दी पहनी, आपका हाव चेंज हो जाता है बिल्कुल, आपको सलूट मानने पड़ेंगे। सलूट तो वैसे भी आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर ही नहीं सकते, आपको एकदम उसी रास्ते से चलना है जैसे घोड़ा नहीं चलता है, उसको रूल्स एंड बांधे थे रेगुलेशंस। वो होता है। यस 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 यस। अमूमन फौज में लोग वर्दी पहनने से बचते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं, वो चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी काम मिल जाए जहाँ पे सिविल कपड़े पहने हम, इस तरह के। तो अगर आपके अंदर शौक है वर्दी रोज पहनने का, तो रोज पहनिए, क्योंकि आप वर्दी आपने कमाई है ना, आपको कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता, कोई अधिकारी, कोई नियम कानून कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको वर्दी पहनने से कोई रोक ले। आप बहुत से लोग छुट्टी आते हैं तब भी वर्दी पहन के आते हैं, तो उनका शौक होता है भाई, हम्म है ना, कहीं कोई रोक ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आईडी कार्ड आपके पास है, आप तो लीगल आदमी हो। हम्म लेकिन अमूमन उनका मिनिस्ट्रियल कैडर जो होता है वो बैठा ही रहता है, बैठ के काम करता है, तो उनमें उन्होंने भी कंसेंसस बनी कि हम बाहर तो जाते नहीं है, फील्ड में जाते नहीं है, तो हम सर वर्दी, ना वर्दी की जगह हम सिविल ड्रेस पहनना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ड्रेस, जो फॉर्मल। फॉर्मल ड्रेस इसको हम्म बोलते हैं। हाँ, तो हुआ ये कि वो लोग रोज डेली वही वर्दी पहन के आने लगे, वो हम्म फॉर्मल ड्रेस पहन के आने लगे। अब संकट हो गया कि ये सिविलियन तो नहीं है। जो लोग कॉम्बैट में हैं वो हम्म लोग बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये सिविलियन में है, हम्म इनको फौज वाली सुविधाएं, फौज वाली सारी चीजें, भत्ते क्यों मिल रहे हैं, इनको बंद करो हम्म इनका। हम्म तो उनको लगा कि यार मतलब सैलरी कम हो जाएगी और भत्तों पे आंच आ रही है, तो उन लोगों ने हफ्ते में एक दिन वर्दी पहनना शुरू कर दिया। हम्म
तो ये हाल है, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वर्दी आप रोज पहनना चाहते हो रोज पहनो, आपके ओके। साथी नहीं आपको पहनने देंगे। हाँ, कि तुम आओगे तो फिर तुमको देख के हाँ याद आएगा कि हाँ, ये लोग क्यों नहीं पहने। ये हाँ ये वही है। तो अंदर पहले वर्दी लो, फिर वर्दी का भूत उतरेगा। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, और सब कुछ बढ़िया है, रोमांचक है करने वाला है कि अरे जैसे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप सोचिए कि आपके दोस्त मित्र जो बनते हैं ऑफिस में यहाँ वाले, वहां जो आपके दोस्त मित्र बनेंगे वो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडर, जो अलग अलग अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो कितना बढ़िया रहता है कि आपका सर्कल भी फिर उसी हिसाब से मेंटेन अरे होगा। मैं आपको बता दिया ना, रेजिमेंटल फंक्शंस वगैरह हम्म। इतने शानदार होते हैं ना, आपको लगेगा कि यार क्या शानदार नौकरी कर रहे हैं। वो होता ही है कि आदमी कितना भी खर्च करके वो सुविधाएं वहां पे बैठना डिजर्व नहीं कर सकता जो आपको मिलेगा, वो सारी हम्म। चीजें। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? विकास सर विराट पूछिए। सर हाँ सर, पूछना था सर कि बीआरओ का 33 वैकेंसी है सर, तो उसके लिए फिर फिजिकल अलग से लेगा क्या? बीआरओ की वैकेंसी अभी ऐड नहीं हुई है विकास, जब वो आएंगी, अगर कुछ वो ऐसा ऑफिशियली आता है तो, नहीं तो फिर मान के चलिए वो ऐड नहीं होगी। वो 552 लिस्ट था वैकेंसी का, उसमें दिखा रहा था 33 तो वैकेंसी बीआरओ का स्पेशल बीआरओ का। मेंशन नहीं उन्होंने किया था कि इतनी सीट हम देंगे, एक्सपेक्टेड थी। अगर होंगी तो हाँ, वो ऑप्शन फॉर्म जब हाँ, आएगा ना तो उसमें बीआरओ का भी ऑप्शन सेलेक्ट करने को आएगा। हाँ, नहीं आया तो फिर नहीं आया, वो नेक्स्ट हाँ। वाले में जुड़ जाएंगी। ठीक है। और रनिंग तो इसमें नहीं होगा सर? नहीं होगा, नहीं होगा, रनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी फिजिकली फिट, जैसे वेट मेंटेन करना है कुछ है, तो आप थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू कर दीजिए ना, बेटर रहेगा। समय कीमती हाँ, है। वो तो शुरू कृष्णकांत सर कर ही का दिए इनसे रनिंग के रिलेटेड लिए। कोई सवाल है? बाकी आप हमसे तो जुड़े ही रहते हैं, दिन रात पूछते ही रहते हैं। इनसे जितना सीखना है, जितना पूछना है, इनके अनुभव पूछ लीजिए। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर अपने इसमें अनुभव आप बताइए सर, क्या क्या कुछ एडवेंचरस किए या सर कुछ भी। ब्लड जांच का लिस्ट बता दीजिए सर, वो सब पहले से प्री मेडिकल करा लेते, ब्लड जांच में क्या क्या करता है जो, वो डॉक्टर को ही मालूम उसका है, डिटेल टेंशन मत लिस्ट। लीजिए उतना। वो आप जाएंगे सीधा कहिएगा कि हमें फौज के लिए ऐसा ऐसा है, शॉर्टलिस्टेड होना है, आप मुझे जो भी टेस्ट होने चाहिए आप एक बार लिख दीजिए। अच्छा, इसका मैं एक चीज बता सकता हूँ हाँ कि एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जी। कहीं चक्कर में नहीं पड़ना, कहीं मतलब बहुत हाँ, ज्यादा आपसे पैसे इंपॉर्टेंट। ले ले 4 से 10 हजार रुपए, वो तब नहीं नहीं देना। वो खींच खाच के 1000 रुपए 1200 रुपए, बस उससे या ज्यादा पैसे आपको नहीं देना। इन चक्करों में भी नहीं रहना, कई सारे बाकी पीछे पड़ जाते हैं बाकी सर। बाकी ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ डॉक्टर के पास जाने वाला, ये स्टेप फॉर्म भरने से पहले का था। हम्म। भाई जब आप कूद ही गए हैं, अंदर आ ही गए हैं, तो अब हम्म। उसके बाद क्यों जाना? वो कुछ कर तो नहीं सकता ना, वो कुछ हम्म। नहीं कर सकता, वो आपको ये बता देगा, थोड़ा आपको टेंशन भले डाल दे। हम्म। ये स्टेप जो था वो तैयारी करने से पहले का है। अभी आप उस स्टेज में नहीं हो, बेहतर होगा कि आप कहीं ना जाओ, आप तो कम सीधा से कम अपना रिलैक्स्ड रहेंगे, सही बात है। अभी किसी को पता चले कि फ्लैट फुट है अपना मेडिकल तो क्या कराओ, करेगा वो। कहीं मत जाओ, अपना मेडिकल कराओ, पढ़ाई लिखाई करो, मेडिकल कराओ बस। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि कई सारे लोग आपको जैसे पता चलता है ना कि इनका ये है वो है, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं करवा दूंगा, मेरी जान पहचान है, उनसे दूर रहिएगा। कोई जान नहीं पहचान नहीं इसमें ये काम सब नहीं बातें। आएगा। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट किन्हीं का सवाल है? गन में हाँ बोलिए, पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, गन समय कीमती है इनका, इनसे जो सीखना है सीख लीजिए, पूछना है पूछ लीजिए। नहीं सर, वैसे ही फॉर्मली पूछ रहा हूँ, गन मिलती है सर इसमें? गन गन रिवॉल्वर गन, गन या मिलती है? यस, ये पूछना चाहता हूँ सर नहीं, मैं। आपका ट्रेनिंग होगा ये सब सब कुछ चलाने का, लेकिन अमूमन आपकी जो नौकरी है वो मिनिस्ट्रियल टाइप की है, आप कॉम्बैट में नहीं है, है ना। गन किसी को डराने के लिए नहीं मिलती है, वो आत्मरक्षा के लिए मिलती है विशेष तौर पर, ओके ओके। है ना। तो सर इस और तरह इसमें का कोई ट्रेनिंग की सीन तो हो। इंटेंसिटी क्या होती सर एक प्रश्न और था। ट्रेनिंग की हम्म। इस एक एक जॉब में करके सर पूछो। जी, 1 मिनट, ये ट्रेनिंग की इंटेंसिटी पूछ रहे हैं ना, किसने पूछा था? है? हाँ सर, मैंने पूछा था, अमित। अमित। अमित, अमित ओके। इंटेंसिटी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ रगड़ा पट्टी कैसी होती है? हम्म। हाँ सर। नहीं होगी रगड़ा पट्टी बिल्कुल भी, बहुत इज्जत के साथ आपके साथ पेश आएंगे। लेकिन आपने जैसे ही बदतमीजी करी, आपको लगा कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ये सामने वाला हवलदार है, हम्म। तो आपके साथ साथ आपका कितना बड़ा रोहन जी कितना 350 लोग है ना, सबकी एक ही ट्रेनिंग सेंटर में होगी, सब एक ही ट्रेनिंग सेंटर में सबका ट्रेनिंग होगा। अच्छा। बहुत ज्यादा छोटा बैच है। आपके साथ साथ आपका पूरा बैच रगड़ा जाएगा, मैं आपको क्लियर बताऊं, पूरा बैच। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं वो आप सीख पा रहे हैं, आप रेडी हैं सीखने के लिए, भले आपसे हो नहीं रहा है, लेकिन सर आई विल डू, सर आई विल डू,
आपका बहुत रिस्पेक्ट होगा। तो जैसे ही आपके अंदर से एटीट्यूड निकल गया है, आपके अंदर से अहम निकल गया है कि मैं दरोगा हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं एमए किया हूँ, तुम लोग 10वीं पास हो, तो तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। ओके, एक ठीक प्रश्न है। है, किक किनका नाम है, सीआरपीएफ में टेम्पररी ड्यूटी पर भेजता है क्या? हाँ, भेजता है ना। जैसे सपोज कोई ये कोई बंदा पोस्टिंग है दिल्ली में, है ना, और उसको और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्टाफ की कमी है, सपोज गुवाहाटी में, हम्म। तो वो एक लेटर निकलेगा कि एक बंदे की जरूरत है और आपकी बिलिंगनेस हो जाएगी तो आपको वहां भेज देंगे। ओके। होती है, टेम्पररी ड्यूटी होती है। ओके, और किसी का प्रश्न है? एक जी प्रश्न जो सर। ये लोग, हाँ पूछिए सर पूछिए, यस। दो हाँ प्रश्न। सर हाँ, पहला एक प्रश्न ये एक था बोलो। कि जो ये सीआरपीएफ एसआई की जॉब है, इसमें सर डेप्यूटेशन भी होगी क्या? डेप्यूटेशन पे कहीं और भी जा सकते हैं? 100% डेपुटेशन पे जा सकते हो, लेकिन आप एज ए ट्रांसलेटर ही जा सकते हो। जी सर। हेलो। जी सर। सपोज आपने 5 साल की नौकरी कर ली, जी। ठीक है, और आप अब डेपुटेशन निकला, सीबीआई में निकला, या फिर ये जो कैग वगैरह में निकला हम्म। कि 5 साल की सेवा होना चाहिए और ये होना चाहिए, और मुझे इस तरह से एक सीनियर ट्रांसलेटर की जरूरत है, हम्म। तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपने ऑफिस में देंगे, और अगर आपका हेड ऑफ द ऑफिस आपको अलाउ करता है तो ही आप डेपुटेशन जा सकते हैं, ओके, जो एक बहुत प्रश्न कम इसी में चांस ऐड कर होते दूं हैं, मैं बहुत कम। कि ट्रांसफर के क्या चांसेस रहते हैं इसमें? ट्रांसफर क्या रैंडम या फ्रिक्वेंट ऐसा होता है कि कितने साल पे आपको छोड़ना है, यहाँ से जाना है, या ऑन रिक्वेस्ट होता है, या ऑन प्रमोशन होता है? रोहन जी, मैं इसमें क्या है कि देखो, फोर्स टू फोर्स डिपेंड करता है, मैं आपको क्लियर बताऊं, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती रहती है। हम्म। तो जो अ, मतलब एकदम अपडेट में बिल्कुल नहीं हूँ इस मामले में हम्म। कि ये रिसेंट इनका मतलब फिर भी एक जो अमूमन रिवाइज कब मिनिस्ट्रियल हुआ पोस्ट है, का क्या रहता है? लेकिन अमूमन मैं बताता हूँ, आप अमूमन मैं बताऊं, एक स्टेशन पे आपको 3 साल, 3 साल तक, 3 साल या 4 साल मैक्सिमम, हम्म। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक भी हो सकता है, इतना ही रखेंगे। हम्म। उसके बाद आपको ट्रांसफर देना ही देना है। और हाँ, एक चीज और होती है, इसमें कुछ एरिया होते हैं हार्ड जोन, हम्म। जे एंड के, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद में कुछ नक्सलाइट एरिया हैं वो, हम्म। कुछ एरिया होते हैं हार्ड जोन, और कुछ होते हैं नॉर्मल प्लेन एरिया, हम्म। उसमें भी पोस्टिंग आती है। ऐसा नहीं है कि हार्ड जोन में कुछ ही लोग करते रहेंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप दिल्ली में बैठे हैं, एक आदमी गुवाहाटी में या फिर अपना उधर जे एंड के में ड्यूटी कर रहा है, वहां की ऑफिस में, और आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में ही बैठे रहें, ऐसा नहीं होता है। आपको भी वहां भेजा जा सकता है, उसको यहाँ लाया जा सकता है। ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रह गया हो, जो नहीं लिया गया हो? नहीं तो फिर हम इनसे बात करके फिर इनका ये सेशन का हम एंड करेंगे। सर सर मेरा वो कॉलर बोन का सर क्लियर नहीं हुआ सर क्वेश्चन। कॉलर बोन का इनका जो गैप था और वो थोड़ा सा उभड़ा हुआ था। अच्छा, वो बाद में बात करते हाँ हैं ना, जी। उन्होंने बताया ना, अभी रिकॉर्डिंग के बाद हम आपसे वो ले लेंगे प्रश्न, विकी घबराइए नहीं। ठीक ओके है, सर, ओके ओके। आई थिंक सबके प्रश्न हो गए हैं, छोटे से छोटे। तिथ पे बात कर लिया, वेट पे बात कर लिया, आई पे बात कर लिया, मेडिकल की बात हो गई, पोस्टिंग की बात हो गई, लोकेशन, कलर ब्लाइंडनेस, नहीं सर। सब बातें हो गई। रवि, कुछ प्रश्न रह गया? सर जैसे मैं खड़ा हो जा रहा हूँ तो घुटने जुड़ जा रहे हैं, बाकी डॉक्टर ने भी बोला कि नौकनी नहीं है बोल के। हाँ, तो अच्छा, तो ठीक उससे है। कुछ दिक्कत हो सकता है क्या मुझे? तो इनका नहीं मतलब नहीं, पोस्चर वो कैसे खड़ा ये होना है, ये बस ये देखना है इनको, है नौकनी नहीं इनको। ये ये सीआरपीएफ का बोर्ड बताएगा, आप रिलैक्स रहिए। अगर आपका नॉक नहीं है भी ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है अभी फिलहाल। हम्म। आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास यही ऑप्शन है, आपके पास एडमिट कार्ड आए और आप सीआरपीएफ के बोर्ड के सामने जाओ, खत्म। सर ठीक है। जी ऐसा सर। कुछ है, नौकरी कैसे कैसे चेक करें सर, नौकरी है या नहीं है? मतलब ऐसा कुछ सर, खड़े होके ऐसा? नॉर्मल खड़े होकर घुटने टच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसमें भी अच्छा होता है ना, थोड़ा सा पैर को खींचना पड़ता है तो हाँ आपका गैप दिखेगा, नहीं तो नॉर्मल अगर कोई भी बंदा ठीक ठाक भी खड़ा होता है तो चिपकना हाँ। शुरू हो जाता है वो। क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है। अ, बिल्कुल, मोटे मोटे तौर पे आपने सही बता दिया है। आप हम्म। दोनों जो नीचे की पिंडलियां हैं दोनों मिला लीजिए, हम्म। और
ये भी होता है कि बहुत से लोगों का गैप ज्यादा ही होता है, ज्यादा वो होता भी है। रिजेक्टेड है। हाँ, वो भी डिफॉर्मिटी ही है। हाँ, वो भी रिजेक्टेड ही है कुछ ना। नहीं, इसमें तो दोनों पंजे जो है पैर के देखो ऐसे इसमें चिपका अंधा, लीजिए बस। हाँ इसमें करेक्ट हो जाएगा। अंधी चीजें बोलना है, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं है। हम्म। जो एंगल वगैरह है ना, वो जो बोर्ड होता है वही नापता हम्म। है ना। आप इस चक्कर में पड़ो ही मत ही, आप जैसे हो बहस को अभी फिलहाल आप देने जाओ। अगर ये सवाल आप पूछे होते मेरे से 6 महीने पहले, साल भर पहले, है ना, तो मैं उसका कुछ प्रॉपर तरीका भी बताता, कुछ क्या होता है, कुछ हम्म। किसी को समस्या है तो उस पर काम किया जा सकता है। अभी इस पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ओके मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप जाइए वहां पे, जी, चलिए अब आ जाइए। लास्ट के आखिरी के 10 मिनट ये इसमें मैं एक चाहूंगा। एक एक क्वेश्चन और आया है, डेली रूटीन कैसा रहता है, रोज एक्सरसाइज होती है क्या? हाँ। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। डेली रूटीन कैसा होता है? देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, फौज में एक फॉल इन होता है, फॉल इन। हम्म। मॉर्निंग मार का लगता है, मॉर्निंग मार का जैसे कोई यूनिट होती है। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ 10 बजे का ऑफिस है और 9 बजे उठे, नहाया धोया और सीधे ऑफिस में निकल गए, ऐसा नहीं होता है फौज में। फौज में मार का लगता है, मार का सुबह 5 बजे बापू वो अ, झंडा चढ़ता है, और जो आप बापू बजता है, हम्म। तो उस टाइम आपको रहना है परेड में। सब इंस्पेक्टरों का अलग टोली होती है ना। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अलग रहते हैं, जवान हवलदार अलग रहते हैं। और जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, कभी कभी हो सकता है सीनियर मोस्ट आप ही हो, हम्म। आपको वो रिपोर्ट लेनी है सीएचएम के थ्रू। सीएचएम होता है कंपनी हवलदार मेजर। वो सबकी रिपोर्ट देगा कि साहब इतने लोग यूनिट में हैं, इतने लोग मार्के में नहीं आए, है ना, क्योंकि वो होता है। और उसके बाद में एक एक प्लाटून सबको मिलेगी, कि आप इनको एक्सरसाइज कराओ। किसी को ऐसे ही जिनकी एज ज्यादा है वो पैदल चलेंगे, कुछ लोग होते हैं कि आए मार्के में और घर भाग गए, ऐसे भी होते हैं। हम्म। लेकिन अमूमन ये रेजिमेंटल होता है। अगर आप एनरोल फोर्स मेंबर हो तो आपको वहां आना ही पड़ता है, ये नियम है। लेकिन मैं बताता हूँ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ क्या होता है, थोड़ा सा ऑफिस में काम करता है, तो इनके अधिकारियों से लिंक अच्छे होते हैं। तो ये वहां से बच जाते हैं, वहां आते नहीं है विशेष तौर पे। तो नियम यही है कि आपको सुबह आना है और इसमें ये और मैं ऐड कर एक्सरसाइज दूं कि करनी है। जो जैसा कि सर ने टी शर्ट पहना है, आई थिंक उसी कलर का सादा कपड़े में जाना होता है ना, उसका पीटी ड्रेस अलग होता है। हाँ हाँ, व्हाइट ये शूज। हाँ मैं बता दूं, जो हाँ, कांस्टेबल से लेकर के हवलदार तक जो कपड़ा होता है वो व्हाइट शर्ट रहेगी आपकी, और पैंट ब्लू कलर की रहती हम्म। है ना। और जैसे ही आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका पूरे व्हाइट कपड़े होते हैं हम्म। आपके। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट सबके व्हाइट ही होते हैं। ओके। बड़ा अच्छा लगता है, पीटी वीटी का तुम दूर से देखोगे ना तो चार लगता बजे है का कि हाँ टाइम यार रहता है ना? बढ़िया। नहीं, वो डिपेंड करता है यूनिट कमांडर पे। 4 बजे तो नहीं बुलाते, 5:30 6 बजे के आसपास रहता हम्म। है। हाँ, और शाम को होती है रोल कॉल, उसको रात्रि गणना बोलते हैं खाने विशेष खाने के तौर बाद पे। ना? हाँ हाँ, नहीं 6 बजे होगी, खाने से पहले हो जाती है। अच्छा। रोल कॉल होगी, रोल कॉल में गणना होती है कि भाई कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। ये पुराना सिस्टम है, अभी चलता भी आ चला रहा आ है, रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। वो रेजिमेंटल है, मतलब उसमें न जाना अपराध है। लेकिन नहीं जाता मिनिस्ट्रियल स्टाफ, मैंने तो आज तक देखा नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा नहीं लगा आपसे ये सब चीजें सीख के, और अनुभव शेयर किया नहीं, आपने, मुझे और भी। इन लोगों के एक एक छोटे से छोटे प्रश्न, क्योंकि ये वही बंदा बता सकता है जो इसमें रह चुका है, करीब से देख चुका है। तो इसलिए हमने आपसे कहा भी था, रिक्वेस्ट भी किया था कि इतने प्रश्न हैं, और आपने अपना समय दिया। अब बस एक छोटा सा प्रश्न ऐड करूंगा, इसको आप संक्षिप्त में बता दीजिए। ओवरऑल जर्नी जो आपकी रही है, चूंकि अब आप उस सर्विस में नहीं है लेकिन आपने करीब से देखा है, कैसी रही है? अगर आपको दो हम्म, चार लाइन में उसको बताना हो तो आप क्या बताएंगे, किस तरह की जिंदगी वो है? क्योंकि ये लोग जा रहे हैं और आप वहां से आ आ, चुके हैं। देखो, हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। और मतलब जो मेरी हार्डशिप रही, हो सकता है वो उसको उसमें वो लोग एंजॉय करें। हम्म। और 8 साल की सेवा में मैंने भी एंजॉय करा, ऐसी बात नहीं है। और इतना मैं खुश होकर के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता पा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मैंने वहां से अचीव किया है।
कुल मिला के अगर अगर आप मतलब बहुत वैसे आदमी हैं कि बस हो गया, यहीं रहना है, मजे करना है, हम्म, तो फौज फौज जैसी नौकरी कहीं नहीं है, आपको क्लियर बता दूं। और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को यहाँ खड़ा कर रखा है, ये मॉर्निंग में बुला रहा है, फॉल इन में बुला रहा है, और ये इसमें बुला रहा है, तो आप कहेंगे कि इतनी देर में तो मैं कोई अपना टॉपिक तैयार कर लेता, मैं पढ़ाई कर लेता, ये कर लेता, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। हम्म, मेरे पर्सपेक्टिव में मैं कोई मिनिस्ट्रियल में नहीं था, मैं कॉम्बैट में था, आपको क्लियर बताऊं। हम्म, मैंने नाइट ड्यूटी भी की है। मेरी मतलब ये 8 साल की जर्नी का सबसे खराब जो पार्ट रहा है वो नाइट ड्यूटी का रहा है। हम्म, जैसे कि मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, 6 7 8 बजे सो पा रहा हूँ, उसके बाद में मुझे 11 बजे फिर जाना पड़ रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हम्म, तो नाइट ड्यूटी की समस्या मेरे साथ ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही मैं कमांडो कोर्स कर लिया था वीआईपी सिक्योरिटी का, हम्म। उसमें मुझे बहुत आनंद आने लगा था, बहुत शानदार, मतलब इतना अनुभव आपको बहुत बड़ी बड़ी मतलब रैंक पे चले जाओगे वो देखने को नहीं मिलेगा। वो वो सिर्फ कॉम्बैट के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो ऑफिस में ही बैठेंगे, मैं आपको क्लियर बताऊं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कॉम्बैट इसमें वालों आप को कह वो रहे हैं सब, जी। हाँ हाँ, कॉम्बैट वालों को वो सब मौके मिलते हैं कि जैसे वो चुनाव में जाते हैं, तो चुनाव में तो वो जिन गुंडों को कभी पुलिस पकड़ नहीं पाती, छू नहीं पाती, उसको लंबा लंबा करके लिटाती है फौज। हम्म। ठीक है ना? हाँ, तो वो सब चीजें कॉम्बैट में है ना? मेरा यही है कि मुझे नाइट ड्यूटी से थोड़ा सा समस्या थी, इसलिए मैं इधर सिविल नौकरी में मुझे आना पड़ा। यानी आपने वीआईपी की जो बाकी ट्रेनिंग की है वो कमांडो वाली, तो जो हम लोग देखते हैं पूरा ब्लैक में और कमांडो यहाँ लिखा काला यस चश्मा, वो आप कर यस चुके हैं। यस यस यस, हाँ वो हो चुका है मेरे पास। मैंने वो मतलब आउटस्टैंडिंग आया था मैं अपनी ट्रेनिंग में उसमें। तो अच्छा बेहतरीन। है वो एक्सपीरियंस। मैं आपको फिर बता दिया कि जो लोग मजे करना चाह रहे हैं उनके लिए फौज सबसे बढ़िया है। हाँ, और जो वो कमांडो कोर्स आप हाँ लोगों को नहीं करने को मिलेगा। हाँ, तो जैसे जो शिकायत वाले नेचर के होते हैं कि अरे यार ये सही नहीं वो सही नहीं, उनके लिए फौज नहीं है। कुल मिला के आपको तैयार रहना है चैलेंजेस के लिए, और इतना भी हाँ, चैलेंजिंग नहीं अरे है। मैं कह रहा हूँ, अगर फौज में अगर कोई सबसे सुखी कैडर है, हम्म, सबसे शानदार कैडर है, हम्म। तो मिनिस्ट्रियल का है। और मिनिस्ट्रियल में भी सबसे बढ़िया है तो वो जेएसटी का है, जेटीओ का, मैं आपको क्लियर बताऊं। क्योंकि आप डबल स्टार लेके जा रहे हैं वहां पे, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जा रहे हैं। यस 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 यस। और बाकी सब सम्मान खूब है इसमें, आप भी सीनियर को रिस्पेक्ट करेंगे और आपको भी जय हिंद सलाम साहब कहने वाले ढेर सारे लोग हैं, मिलेगा और आप भी दूसरे को कहेंगे मिलेगा ऐसे ही, मिलेगा। तो वो मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, गिव एंड टेक है बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा आप बेइज्जती भी इस मिलती है कभी कभी। आप इस आपने अपना कीमती समय निकाला, और मुझे लगता है कि इस वीडियो नहीं को नहीं, देखने के धन्यवाद। बाद बाकी काफी सारे लोगों के जो भी प्रश्न रहे होंगे, सारे प्रश्नों का निवारण हो चुका होगा। और इससे बेहतर, आपसे बेहतर इसमें इस चीज पे कोई भी प्रकाश नहीं डाल सकता था। और चूंकि आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए इन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं नहीं, एक छोटी सी आपका चीज बहुत मैं बहुत ऐड कर दूंगा धन्यवाद। और कि सर अभी बोलिए। वर्तमान में, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस यही कहूंगा कि एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं। इन सेवा के बाद ये कंटिन्यू अभी भारत सरकार में कार्यरत हैं। तो अब हमारे फील्ड से भी जुड़ चुके हैं, पहले तो इनका पूरा अलग ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप कुछ कहना चाहें फिर इसका समाप्त करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मतलब मैं अपनी जर्नी मैं किसी को गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाइड की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। आप किसी को मतलब गाइड करते हो, किसी को बताते हो, और आपके थोड़े से प्रयास से अगर किसी की अ, जो क्वेश्चन है वो जी। शांत हो जाए और किसी के करियर को मार्गदर्शन मिले, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती, मैं आपको क्लियर बताऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जितने लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सीआरपीएफ जैसी शानदार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। और ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय सभी हिंद। को। बाय बाय।